नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और ये जो कोर्स है हमारा अब यूट्यूब पे फ्री चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, जिससे कि हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकें ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ने से वंचित हैं, पैसे की वजह से या समय से नहीं आ पाते हैं कोचिंग में। ठीक है, उन सब के लिए फ्री में प्रोवाइड हो जाए। तो अगर अच्छा रहा सब कुछ रेस्पॉन्स आप लोगों के समझ में आता रहा, तो हम अगले साल से NCERT की पूरी बुक फ्री में ऐसी कराएंगे यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो देखिए अब हमारा 5 चैप्टर समाप्त हो गए थे। अब छठा चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं हम। इसमें भी हमने 3 छठा चैप्टर, वैसे तो किताब में तो तुम्हारा एक छठा चैप्टर अकेले ही है हमने, मगर इसमें 3 एक्सरसाइज में हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में हमने तुम्हारा इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, और परिवर्तन की दर वगैरह ये इसमें बनाया है हमने। ठीक है, तो अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज में हमने थोड़ा सा अलग रखेंगे और उससे अगली में अलग। तो ये पूरा छठा चैप्टर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि तुम्हें बोझ नहीं लगे। ठीक है, सवाल भी एक जैसे एक ही जगह हो जाए। उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए हमने अपनी तरफ से ये बनाया है और बहुत मज़ा आएगा देखो करने में। देखते हैं, तो देखो सबसे पहले अब तक तुम देखते रहे होगे, देखो परिवर्तन का होता क्या। पहला थोड़ा सा ये चैप्टर के एक्सरसाइज के जो सवाल हैं हम अभी बाद में कराएंगे। हाँ, और जो तुम्हारा लिंक जरूर दे रखा होगा इसमें PDF डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तुम। ठीक है, यूट्यूब के पे जब देखोगे वीडियो तो ये एक्सरसाइज वैसे तो मैं यहाँ समझाऊँगा क्या कैसा हो जाता है, मगर सवाल वही कराने हैं जो हमने PDF में दे रखे हैं। ठीक है, तो PDF पहले अपना डाउनलोड कर लेना, जिससे पता चले क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या, 2 पर क्या, 3 पर क्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब तो जैसे दूरी है, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? ds/dt। इसको क्या बोलते हो तुम? चाल। अगर इसको हम कहें विस्थापन परिवर्तन की दर है, विस्थापन परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। तो ये दूरी का परिवर्तन कर दिया हमने किसके? समय के सापेक्ष। या फिर ऐसा कह सकते हो, जो हम डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, दूरी का डिफरेंशियल कर दिया हमने t के सापेक्ष। t मतलब समय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी का निकालना है हमें। तो ये हमारा वेग आ गया। तो ये अगर हम ये चाल है, b से रिप्रेजेंट कर दिया वेग को। अब ये इसका मैं फिर कहूँ वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, तो इसको क्या बोलते हो तुम? त्वरण। ये तो बोलते हो त्वरण। तो ये त्वरण है। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष? तो देखो ध्यान से सुन लेना, अगर ये वृद्धि हो रही है तो त्वरण है। अगर वेग परिवर्तन में कमी हो रही है, तो उसको मंदन पढ़ा होगा तुम, ध्यान से सुन लेना। तो जब भी परिवर्तन की दर, ध्यान सुन लेना, परिवर्तन की दर में कहेगा वृद्धि हो रही है, ठीक है, या फिर बढ़ रहा है, तो उसको लोगे प्लस में, पॉजिटिव, जितना ही मान दे रखा होगा। और कहेगा कमी हो रही है, परिवर्तन की दर में घट रहा है, तो वो लोगे माइनस में। तो वो कहेगा तो ऐसे ही कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो है 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस का लोगे, ds/dt जो होगा 5 बराबर 5 लोगे, वो लोगे प्लस का। अब वो कहेगा कमी हो रहा है, तो वो लोगे माइनस का। ठीक है, वृद्धि प्लस की, कमी माइनस की। बाकी के जितने भी फार्मूले आएंगे मैं बताता रहूँगा। और एक सबसे पहले पेज पे अपना एक पेज, जब भी चैप्टर शुरू हो तो उसके 2 पेज कम से कम अपना छोड़ देना, रजिस्टर बनाकर रखना। इसी रजिस्टर की तुम्हें तैयारी करके जाना है एग्ज़ाम में, इतना विश्वास रखना। पूरा का पूरा इसी में से आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो ध्यान से,
सवाल है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का पहले ही है। किताब का पहला नहीं है, जो पीडीएफ में हमने सवाल दिए हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये वो सवाल हैं। एक तो ये है कि ये आशा है कि ये आ सकता है, और एक वो सवाल हैं सब जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो इन सवालों को अपना देख लेना ज़रूर, और जो मैं करा रहा हूँ इसके अनुसार कोई और सवाल भी करना चाहो तो एक्सरसाइज के भी और सब कर सकते हो। ठीक है, जिसे लग रहा है कि हमें और तैयारी करनी है, मगर इतना तो ज़रूर करके जाना, उसके बाद में और करना चाहता है तो और कर लो। ठीक है, धन्यवाद। देखो बाकी का आ गए। सवाल नंबर पहला है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो अंकों में मान दे रखा हो वो सवाल पूरा होने के बाद लगाना है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं त्रिज्या r बराबर 6 पर r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। वृत्त के क्षेत्रफल में r के सापेक्ष मतलब त्रिज्या के सापेक्ष, समय के सापेक्ष t के सापेक्ष। ठीक है, तो पहला तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला याद नहीं होगा तो ये सवाल हमसे नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना। तो ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है, एरिया, बी मान लो, बाई मान लो, कुछ ही मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये होता है ए बराबर पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष कहा इसने, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या क्या है, r, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो dA ओवर dr, तो इसका होगा 2 पाई r। कितने पर पूछ रहा है, r बराबर 6 पर। देखो ये क्या होता है, स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, और आयतन जो होता है घन इकाई होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो r बराबर 6 सेंटीमीटर पर कितना परिवर्तन होगा इसमें, तो 2 पाई इंटू 6। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर ये था किसका, ये क्षेत्रफल का, और बटे में ये दे रखा है r की दूरी, यानी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर, काटना मत, ये ऐसे ही रहने देना, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, चाहो तो पाई का मान 22/7 लगा सकते हैं अगर कटने वाली संख्या हो, या फिर दे रखा हो सवाल में तब लगाओगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, आगे देखते हैं, मिटा दूँ इसे। अगला है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। परिमाप में क्या होगा, तो मान लिया हमने माना वर्ग की भुजा हमने मान ली x है। ठीक है, वर्ग की भुजा दे रखी है ये x, तो जो दिया है वो समझो अब तुम्हारा dx ओवर dt। देखो भुजा में क्या परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, तो प्लस का ले लिया हमने। तो ये एक दिया है, हमने समीकरण मान ली, ये दे रखी है। अब पूछ रहे हैं परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है माना वर्ग का परिमाप s है, तो कितना होता है परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी मानी हमने x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष करना है हमें, t के, क्योंकि समय के सापेक्ष पूछ रहा है। तो ds ओवर dt, तो यहाँ से कितना आएगा 4 इंटू dx ओवर dt, इसका मान लगा दें हम ds ओवर dt
इसका कितना है 5 समीकरण 1 से, तो 20 ये होती है सेंटीमीटर एक इसकी इकाई, और समय दे रखा है सेकंड। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। प्लस का आया है तो बढ़ रहा है, अगर यहाँ माइनस का आ जाता तो घटता। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, वृत्त की परिधि में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, परिधि में परिवर्तन, तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तो दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या जो बढ़ रही है इस हिसाब से बढ़ रही है, कितने 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी आ गई 1। अब परिधि की बात करते हैं, वृत्त की परिधि। माना वृत्त की परिधि कुछ ही मान लेना s है, तो s बराबर कितना होता है 2 पाई r, परिधि यही तो होती है वृत्त की। तो हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds ओवर dt ये आ गया। देखो परिधि में परिवर्तन, तो इसका हो गया dr ओवर dt, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मान लगा दिया ये वाला हमने, ds ओवर dt 2 पाई इंटू 0.7। देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, परिधि होती है, इकाई जो होती है उसकी मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये परिवर्तन की दर ये आ गई। अब ये आ गया हमारा 1.4, ये आ गया, तो कुछ वैल्यू थोड़ी दे रखी है, नहीं दे रखी। अब देखो इसमें पाई का मान लगा देते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, इसको काटेंगे 7 दूनी 0.2 हो जाएगा, इसका करोगे 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। मिटा दूं, अगला ध्यान से सुन लो, अच्छा सवाल है ये। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो गुब्बारे की त्रिज्या मान ली हमने, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है, जो दिया है उसको समझो तुम, dr ओवर dt बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो प्लस का ले लिया हमने, बढ़ रही है, तो देखो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है dr ओवर dt, किस हिसाब से, इस हिसाब से। ठीक है, अब कह रहे हैं गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो देखो गुब्बारे का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ मानो या पृष्ठीय क्षेत्रफल मानो, कुछ ही मानो। तो देखो माना गुब्बारे का सतह का क्षेत्रफल, चलो क्षेत्रफल को ए से कर रहे हैं तो ए से कर लें, ए। देखो ध्यान से सुनना, गोला बॉल जो होती है, बॉल गुब्बारे जैसी तो होती है, तो वो गोले का लगेगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर r स्क्वायर 4 होता। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुन लो, एक सेकेंड, 4r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो d a ओवर डी टी, तो 4 दूनी 8 r और d r ओवर डी टी, इसको t माना तो 2r आ जाएगा। ठीक है, और ये d r ओवर डी टी, तो
अब इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है dA/dt r, और ये दे रखा है 10, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो गया 80 r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसमें कुछ दे रखा है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तब जब देखना है हमें। अब 15 पे निकालेंगे, r बराबर 15 सेंटीमीटर पर dA/dt, तो ये 80 जो मान दे रखा है मैं बता दिया, वो कहाँ लगाना है, सबसे लास्ट में। तो 15 अट्ठे 120, तो ये जो आ गया 120 और 1 जीरो पहले से ही था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो ध्यान से लेना, एक गोलाकार बॉल दे रखी है, गोलाकार ही होती है बॉल, गोल गोल, तो उसकी त्रिज्या में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा, बढ़ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, त्रिज्या बढ़ रही है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किस हिसाब से बढ़ रहा होगा, तो वो बढ़ रहा होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस हिसाब से। मगर पूछ रहे हैं जब r बराबर, जब त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर थी 15 सेंटीमीटर, तो उस समय किस हिसाब से बढ़ा होगा, तो ये इस हिसाब से बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ी हमारे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, मगर हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ा इस हिसाब से। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये, एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट, एक लाइट लगी हुई है, खंबे पे जैसे लाइट लगी रहती है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है से। अब देखो पहले तो हम ये है, ये देख, तो ये तो है लैंप पोस्ट। अब मान लिया ये आदमी है, ये ठीक है, ये लैंप पोस्ट है AB, ठीक है, और AB लैंप पोस्ट और CD हमने आदमी मान लिया। इसकी 5 मीटर है और आदमी 2 मीटर है, ठीक है। ये है आदमी इतनी दूर है, इससे इधर को चल रहा है, तो देखो इसकी अभी ये मान के चलो ये परछाई है, ये वाली इसकी ये परछाई है। जैसे किसी खंबे देखा होगा, लाइट जलती है रात में, तो खंबा है, खंबे पे लाइट है, फोकस है, तो हम खंबे से दूर जा रहे हैं तो हमारी परछाई जो है आगे के लिए बढ़ती जाती है, और खंबे की तरफ जाओगे तो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पूछ रहे हैं, अगर ये इधर को चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है, तो इसकी परछाई किस हिसाब से बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, ठीक है। तो वो हमें निकालना है। तो हमने ये मान लिया, ये अभी खंबे से इसकी दूरी ये है और इसकी परछाई की ये मान लिया हमने बाई, तो परछाई बाई है और इसकी किसी समय t समय पर हमने माना है, अभी समय t समय है 4 सेकंड 5 सेकंड। अभी देखो t समय पे खंबे से या लाइट पोस्ट से इस आदमी की दूरी कितनी है, x है, इस आदमी की परछाई कितनी है, बाई है, ठीक है। तो मान लिया हमने माना AB लैंप पोस्ट तथा CD एक व्यक्ति है, ठीक है। दिया है AB बराबर 5 मीटर तथा CD बराबर 2 मीटर। माना किसी समय T पर व्यक्ति की
लैंप पोस्ट से दूरी x तथा व्यक्ति की छाया की लंबाई y है। ठीक, ये मान लिया। अब ध्यान से सुन लेना, देखो ये इधर को चल रहा है तो ये दूरी तो बढ़ेगी, x वाला मान तो बढ़ेगा, इधर को चल रहा है, ये इधर को, इसको छोड़ के जा रहा है, इधर को चल रहा है, तो ये दूरी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो जो दिया है, ये जो आदमी है कितने किस हिसाब से चल रहा है, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, यानी ds/dt, ये दूरी तो बढ़ेगी, इधर को देखो ध्यान से सुनो, तो ये 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, बढ़ रहा है, इधर को बढ़ रहा है, तो हमें dy/dt निकालना है, हमें dy/dt निकालना है। ये समीकरण 1 दे रखी है। अब देखो इसमें आ जाओ तुम, अब 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, तो हमें इनमें संबंध निकालना पड़ेगा, हमें x और y में संबंध निकालना पड़ेगा पहले। अब देखो त्रिभुज एक तो बड़ा वाला ले लें, AEB तथा त्रिभुज CED में देखो ये एंगल AEB बराबर है, इसमें देखो CB ये बराबर है एंगल CED बराबर होगा, कैसा है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन ही तो है। उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, एक ये एंगल देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, एंगल ABE बराबर एंगल CDE, प्रत्येक कितना होगा, 90 डिग्री का। तो 2 एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज जो है समरूप है, तो लिख दोगे अतः त्रिभुज AEB समरूप होगा त्रिभुज CED के। तो देखो समरूप त्रिभुज में अब देखो 2 भुजा हमने देना है, इसमें ली हमने ये वाली भुजा, इसकी त्रिभुज की EB। ठीक है, तो इस वाले में भी कितनी आ जाएगी, यही देखो EB ये लिए तो ये आएगी ED। अब बटे में इसकी तो बड़ी भुजा ली हमने AB, तो ये लिया है, तो AB भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। अब इसमें कितना आएगा, CD ये आ गया, इसकी हमें पता नहीं था तो हमने यहीं से इन दोनों में संबंध निकाल लिया। तो देखो EB कितना है हमारा x प्लस का y, AB कितना है 5 है, ED कितना है हमारा ये y है और ये 2 है, इसकी इधर गुणा कर दी हमने 2x 2y, इसकी इधर गुणा हो गई हमारी 5y। ठीक है, इधर जा घट गया 2x बराबर 3y। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से आ गया 2/3x, एक समीकरण आ गई हमारी 2। तो इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने, हमें dy/dt ही निकालना था, हमें dy/dt ही निकालना था। तो देखो यहाँ लिख दोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो dy/dt 2/3 ये आ जाएगा dx/dt, तो 2/3 इसका मान कितना है 6 है, समीकरण 1 से इसका ये काटोगे तो ये 4 मीटर पर मिनट, जैसी वो लिमिट दे रखी थी, मतलब यूनिट दे रखी थी, वो यूनिट यहाँ लगाओगे। देखो आदमी तो चल रहा है किस हिसाब से, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से, मगर उसकी परछाई जो बढ़ेगी कितने, 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से। बात सुनना आ गई, ठीक है, मिटा दें, आगे देखते हैं।
छठा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, बढ़ रही है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। देखो त्रिज्या का मान हम बाद में लगाएंगे, तो पहले तो देखो माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन दे रखा है तो आयतन भी मान लिया, आयतन b है। तो त्रिज्या के सापेक्ष ही पूछ रहा है, तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो हम सवाल नहीं कर सकते। अब वो कह रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के ही सापेक्ष करना है हमें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। टी के सापेक्ष नहीं करा क्योंकि वो कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। समय के सापेक्ष का था तो हम समय के सापेक्ष निकालते। तो ये dB/dr, तो 4/3 यहाँ से आ जाएगा 3r²। डिफरेंशियल तो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में खूब बताया है चैप्टर में, तो ये 3 से 3 कट गया, dB/dr 4 पाई r²। ठीक है, तो कह रहे हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, dB/dr कितना हो जाएगा 4 और ये आएगा 10 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब पर त्रिज्या है तो सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया 100 और ये हो गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक काट मत देना, ये ऐसे ही रहना। ठीक है, मिटा दूं। अगला, एक स्थिर तालाब में, जैसे तालाब कभी बैठो तालाब के किनारे, अगर नहीं गए हो तो देख लेना, जैसे ये तालाब है, यही तालाब है, एक कंकड़ फेंका हमने, तो जैसे ही यहाँ कंकड़ फेंका तो ऐसे तरंगें निकलनी शुरू होती हैं, किनारे की तरफ को जाती हैं, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी और जहाँ किनारा है वहाँ जाके हट जाएंगी। तो देखो ये बड़ा एक पॉइंट था, पॉइंट से फिर बना, तो ये त्रिज्या बढ़ गई इसकी वृत्त की, तो फिर ये इस तरह की हो गई त्रिज्या, फिर इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये इसकी, तो किस हिसाब से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा होगा। तो वृत्त की त्रिज्या का बताएगा कि इस हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ लेगा किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये एक तालाब है, तालाब वाला दे रखा है, तो इसको वृत्तीय तरंग भी बोल सकते हैं, वृत्तीय तरंग। ठीक है, तो एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंग वृत्त या वृत्तीय तरंग 4 सेंटीमीटर, देखो वृत्तीय तरंग ये था, ये अभी यहाँ थी, अभी यहाँ पहुँची, तो किस में परिवर्तन हुआ, त्रिज्या में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में, अब कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गई, तो ये क्या हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या में हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो मान लिया मैंने, माना किसी समय t पर वृत्त तरंग वृत्त या तरंग वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो दिया हुआ है जो वृत्तीय तरंग बढ़ रही है, देखो ये बढ़ रही है, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किस हिसाब से, dr/dt दे रखा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अभी हमने यहाँ देखा 1 सेकेंड बाद यहाँ हो गया 4 सेंटीमीटर, उसमें बढ़ गई, प्रत्येक 4 सेकेंड बाद, वो 1 सेकेंड बाद 4 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में ही परिवर्तन होगा। तो एक समीकरण तो ये आ गई। तो वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा।
जब r बराबर 10 सेंटीमीटर थी, जब त्रिज्या हमारी ऐसी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा होगा। तो देखो r का ये मान तो बाद में लगाएंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल a माना है हमने, तो a बराबर कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका डिफरेंशियल करा किसके सापेक्ष, t के, क्योंकि t के सापेक्ष ये दे रखा है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, dA ओवर dt, ध्यान से सुन लेना। तो ये हो जाएगा 2 पाई r और dr ओवर dt, तो 2 पाई r इसका मान दे रखा है 4, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये 8 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इन्होंने दे रखा है जब त्रिज्या हमारी कितनी हो जाए, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, r बराबर 10 सेंटीमीटर पर dA ओवर dt, इसमें परिवर्तन निकालना है हमें, तो 8 पाई और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये जो होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा परिवर्तन क्षेत्रफल में होगा। ठीक है, मिटा दूं। अगला है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना किसी समय t पर घन की भुजा मान ली हमने x बा आयतन b है, ध्यान से सुन लेना। तो दे रखा है, इन्होंने दिया है dB ओवर dt, आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बढ़ रहा है। एक समीकरण, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और क्या दे रखा है, और दे रखा है x बराबर 10 सेंटीमीटर, उस समय की बात कर रहे हैं, ये समीकरण 2 मान लिया हमने। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल पर किस दर से बढ़ रहा है। अब देखो पहले तो आयतन देखो, अभी तो यही तो दे रखा था, आयतन भी तथा पृष्ठ क्षेत्रफल S है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो देखो आयतन कितना होता है घन का, भुजा Q यही होता। तो देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये dB ओवर dt, यहाँ से 3x स्क्वायर dx ओवर dt, तो इसका मान कितना है, इधर का 9 3x स्क्वायर dx ओवर dt, समीकरण 1 से। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये 3 बार कट गया, तो dx ओवर dt आ गया यहाँ से 3/x स्क्वायर, तो ये समीकरण हमने मान ली 2, ठीक है। अब देखो बात आगे, S इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल करा हमने, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds ओवर dt, ये 12x हो जाएगा और dx ओवर dt हो जाएगा। इसका मान निकाल के हमने ये लगा दिया, ये दे रखा है समीकरण 2 से, ds ओवर dt 12x और ये 3/x स्क्वायर, यहाँ से 1 कट गया 36/x ds ओवर dt। अगर बात करें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। अभी इतना आ गया ये, अब कह रहे हैं कब, जब x का मान 10 है तब निकालना है, x बराबर 10 सेंटीमीटर पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन हो रहा होगा। तो ये देखना है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
इस हिसाब से क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा उसका। एक सेकेंड, यहाँ से 9 3 ये कटा, ये आ गया, छः दूनी 12, x dx/dx 36, सही है, इतना ही कर लेना, सही है। मिटा दूँ? देखो आगे, अगला, अब सवाल ये अगला फिर वैसा ही है। एक मिनट समय देख लो, चलो काफ़ी समय है अभी। ये दे रखा है, एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है, लहरें इतने सेंटीमीटर की चाल से एक वृत्त में गति कर रही हैं, लहरें बढ़ रही हैं। वही अभी करा था हमने, पत्थर डाला, ये लहरें बनी, लहरें बढ़ रही हैं, तो ये क्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है वृत्त की, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना t समय पर वृत्ताकार लहरों की त्रिज्या r व क्षेत्रफल a है, ठीक है। तो जो बढ़ रही है वो त्रिज्या है, तो दे रखा है dr/dt बराबर 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके हिसाब से बढ़ रही है, ये दे रखा है, दिया है, ठीक है। आगे, तो उस समय जब वृत्त की लहरों की त्रिज्या कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, एक वृत्त बनना, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dA/dt, तो 2πr और dr/dt, इसको t मान के करा, डिफरेंशियल तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, जिसको मान के करते हैं उसका गुणा में फिर करते हैं। तो देखो 2πr, इसका मान है ये, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो ये गुणा करोगे 10 और ये 7 और ये पाई और ये r, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं 7.5, अब इसको मैं एक मान और कर दे रहा हूँ, इसका 22/7 मैंने लगा दिया, और ये r है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इससे ये कैंसिल, तो ये जो आ गया dA/dt 22r सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो दे रखा है r बराबर 7.5, तो r बराबर पाई में दे रखा है, तो पाई में दे रखा है, तो पाई लगा रहने आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा झमेला मत करो, तो ऐसे ही रहने दो। तो ये आ गया 7πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो r बराबर 7.5 पर dA/dt मान लगा दें, पाई और इसका लगा दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर, ठीक है। मिटा दूं? अब देखो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहला, अब देखो इसको लिए थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन नंबर 2,
देखो ये दे रखा किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत इससे प्रदर्शित है, तो सीमांत लागत ठीक है ज्ञात करनी है हमें। और कितने पर, जब x बराबर जब 3 इकाई हो, उत्पादन 3 इकाई हो। जो दे रखा है इसमें कुछ नहीं, ये बहुत आसान सवाल होते हैं। ये दे रखा है x स्क्वायर x, ठीक है। तो ये दे रखा है सीमांत, जब सीमांत पर पहुंचते हैं तो इसका डिफरेंशियल करना होता है x के सापेक्ष ही, जिसके सापेक्ष दे रखा होगा, ठीक है। तो सीमांत जो दे रखा हो उसी को कह दो सीमांत लागत। तो सीमांत लागत कितनी हो जाएगी, d/dx इतनी होगी। यानी ये c है तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया cx, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करोगे 15 x स्क्वायर कितने के बाद है, दशमलव 3 के बाद, तो 3 के बाद ही लगा दोगे। इसका हो जाएगा 4 कितने के बाद है x, इसका 30, ये आ गया। सीमांत लागत कितने पर पूछ रहा है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सीमांत लागत तो d, ये c, ये हो जाएगा 3 और ये dx, तो ये हो जाएगा 0.0 इंटू 3 का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 और ये 3, देखो 0 और ये हो गया 9 और इसकी गुणा कर दी हमने 12, ये आ गया, ये 30, 15 में 135, तो 135 लिख दिया, 3 के बाद दशमलव है, माइनस का पॉइंट, ये आ गया, ये आ गया 30 पॉइंट माइनस का 1.2। इसको इस प्रकार से कर लिया। यहाँ घटाओगे तो 0, यहाँ घटाओगे तो 1, यहाँ घटाया तो 0 और ये आ गया ये, ठीक है। इतना इसका मान आ गया, बस इतना ही करना है। जो भी मान दे रखा होगा, इससे आसान सवाल नहीं है। लागत पूछे तो लागत, विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय, बिक्री पूछे तो बिक्री, कुछ भी पूछे, सीमांत जो दे रखा होगा उसका सीमांत में कन्वर्ट करने के लिए उसका डिफरेंशियल कर दो x के सापेक्ष। x में दे रखा है तो x के सापेक्ष, जिस y में दे रखा है तो y के सापेक्ष, ठीक है। मिटा दूं। दूसरा, ये rx में दे रखा है, इस बार विक्रय कुल आय है ये, ठीक है। तो आय दे रखी है हमारी ये दे रखी है, यानी x विक्रय, x इकाई बिक्री पर आय, कंपनी की आय जो है ये दे रखी है, ठीक है। तो सीमांत क्या पूछ रहा है, सीमांत आय, तो सीमांत आय, मैंने बताया d जो भी दे रखा हो उसका डिफरेंशियल कर दो, तो ये हो जाएगा 6x और ये 36 और ये 0। अब जितने पे पूछे उस पे निकाल लो। 5 पर x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर सीमांत आय, तो यहाँ लगाओगे तो ये 30 और ये 36 और ये हो गए 66 रुपये, इतने रुपए होंगे, ठीक है। अगला
एक सवाल और, तीसरा, उत्पादन पे x इकाई उत्पादन पर प्राप्त बिक्री कुल आय x, एक इकाई उत्पादन, एक उत्पादन की इकाई x इकाई के विक्रय पर है, x इकाई विक्रय पर आय जो दे रखी है वो कितनी है, Rx बराबर 13x², 26x + 15 ये दे रखी है। तो सीमांत आय तो dRx/dx, तो ये 26x प्लस का 26 वो 0 हो गया। x बराबर कितने पर, 7 पर, x बराबर 7 पर ये निकालना है हमें, d7 dx तो 26, तो ये कितना आ गया, 7 × 42, 14 और 4 18 और ये 26, ये 8 और ये 10, ये आ गया 208 रुपये। ठीक है, मिटा दूँ इसे। अब देखो यहाँ तक ये तुम्हारे परिवर्तन की दर वाले सवाल जितने भी थे हो गए, और इस टाइप के सवाल आएंगे। अगर संख्या चेंज करके आ जाए तो उसको देख लेना, नहीं तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, 100% तो इन्हीं में से आएगा। एक मिनट समय देख लूँ मैं, थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अब कोई कर्व है y बराबर fx है और एक इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में समझाऊँ पहले तो। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे a, b, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद। ठीक है, बंद। एक रहता है ये, इसको बोलते हैं ओपन, खुला इंटरवल। तो इनका मतलब समझो पहले तो तुम। चलो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 3,5 लिख दिया, इसको भी 3,5 संख्या से समझो तुम। अगर इसमें कोई वैल्यू x है, x बिलोंग्स करता है हमारा 3,5 में, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ है x का, ये 3 और ये नंबर लाइन पे देख रहे हैं। तो x का मान यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, x का मान, इसका मतलब है x का मान 3 हो सकता है और 3 से बड़ा हो सकता है, और x का मान 5 हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है, मतलब यहाँ तक पहुँच सकता है। अब इसकी बात करूँ मैं, x इसमें बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 3 और ये 5 नंबर लाइन है, ये 3 पे नहीं, 3 से थोड़ा सा पहले इधर, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब ना तो 3 पे पहुंचेगा ना ही 5 पे पहुंचेगा, ये पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है x जो है 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये ऐसी ब्रैकेट लगी हुई पड़ी है, तो x का मान ना तो ये होगा ना ही होगा, इसके बीच में होगा। अगर इसकी बात करें, ऐसी ब्रैकेट लगी पड़ी है बड़ी वाली, तो इसका मतलब है x का मान इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो, इसके बीच में भी तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अब देखो एक इंटरवल और समझो, ये 2 इंटरवल समझ में आ गए। अब देखो टुकड़ों में समझो इसको, ये दे रखा है 5 इस प्रकार से, इधर से तो क्लोज है, इधर से ओपन है। तो अगर x बिलोंग्स कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब है x का मान 3 या 3 से बड़ा हो सकता है, मगर 5 तक नहीं पहुंचेगा, 5 से छोटे ही होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब इस पर नहीं पहुंचना है, इससे पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से लिखा है, ये इधर तो ओपन है, इधर क्लोज है, ऐसे ही ब्रैकेट लगी पड़ी होंगी, तो उसका मतलब यही होता है। ध्यान सुन लेना, तो x इसका मतलब है 3 से तो बड़ा है, 3 तक नहीं है, और 5 है या 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई इंटरवल वाली, इसको सही से समझ लेना, फिर समझ लो।
क्लोज इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जब ये दे रखा हो तो कोई मान है, अगर x इसमें कोई बिलोंग्स करता है तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी इंटरवल, ऐसी ब्रैकेट लगी पड़ी है, इसमें कोई x मान है हमारा, तो ये 3 और 5 के बीच में होगा। 3 नहीं हो सकता, ना ही 5 हो सकता है, ठीक है। अब ये ऐसा आ जाए, इधर से तो क्लोज है, इधर से ओपन है, इसका मतलब 3 तक तो आ सकता है, 5 तक नहीं जा सकता, 5 से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो 3 के बराबर भी हो सकता है। अगर ये ब्रैकेट ऐसी लगी पड़ी है, इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, 3 नहीं, 3 से बड़ा हो सकता है और 5 हो सकता है, 5 से छोटा भी होगा, ठीक है। इंटरवल समझ में आ गया। अब समझो, देखो बात समझो, मिटा दूँ इसे। सवाल तीसरे वाले अगले में करांगे, मगर इसको समझ लो तुम। अब जैसे ये दे रखा है फंक्शन, और एक इंटरवल दे रखा है x1 और x2। x1 यानी x2 बड़ा ही है, इधर वाला बड़ा ही मान लेते हैं हम, ये बड़ा है, ठीक है। हमने कोई मान लगाया, fx1 निकाला, कुछ भी आ गया, a आ गया मान लिया हमने। अब इस वाले पे निकाला, ये b मान लिया, b मान लिया। देखो ये x1 बड़ा है, अगर x1 बड़ा है, अगर यहाँ से मान हमारा ये आ गया, ये कब आया है, जब ये x1 बड़ा था। देखो बड़े मान के लिए बड़ा आया, छोटे मान के लिए छोटा मान आया, तो मतलब बढ़ रहा है। जैसे मान छोटा लगा रहे हैं तो छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा लगा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो वक्र जो है इस प्रकार से हो रहा है। देखो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये इस प्रकार से जा रहा है। ये x का मान है और ये y का मान है। जैसे हमने x का मान लगाया तो y का मान भी ये बढ़ गया, y का ही बढ़ गया, x का लगाया फिर y का बढ़ गया, आगे के लिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे ही बढ़ते बढ़ते मान लगा रहे हैं तो ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग, वर्धमान, ठीक है। अगर एक ऐसा मान है ये दे रखा है, इंटरवल यही दे रखा है, ध्यान से सुन लेना, यही दे रखा है इंटरवल। अब हमारा ये है, ये तो बड़ा है ही, हमने मान लगाया x1 का मान लगाया तो ये आया, हम मान के चलो a, x2 लगाया इसमें तो ये आया b। ये बड़ा मान है और ये छोटा है। देखो बड़े मान, अब हमारा ये जो है a और b ये बड़ा आ रहा है। देखो छोटा मान लगाया तो वो तो बड़ा है, और बड़ा मान लगाया तो वो छोटा आ रहा है। जैसे मैं इसमें समझाऊं तुम्हें, ये y है और ये x है, ये है कर्व, ठीक है। जैसे ही हमने ये लगाया, ध्यान सुन लेना, ये है कर्व इधर को, x का मान हमारा ये छोटा मान ये है, x1 है, ठीक है। और ये आया हमारा ये fx1, ये a आ गया a। अगर ऐसा मान चलो ये x2 है, x का मान बड़ा है, मगर ये आया हमारा fx2 यानी ये b है। इसमें मान के चलो ये x1 है तो ये fx1 है, ये a है, ये मान लिया। x2 है तो ये आया हमारा fx2, ये b है। देखो ये मान बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। अब इसमें देखो ये बढ़ रहा है, ये बड़ा, ये इधर छोटा है तो ये मान ये है, और ये है तो ये छोटा, घट रहा है, यानी घट रहा है, तो ये इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, इंक्रीजिंग वर्धमान, ह्रासमान फलन, और ये वर्धमान फलन। ये बात समझ में आई या नहीं ये बताओ मुझे। छोटा मान लगाया और जो फंक्शन का मान बड़ा आ रहा है, बड़ा मान लगाया, फंक्शन का मान छोटा आ रहा है, यानी घट रहा है। जैसा मान लगाया उसका मान घट रहा है तो जो हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है, घट रहा है। छोटा मान लगाया, जितना ही मान आया, बड़ा मान लगाया फिर बढ़ गया, उसका मान ही बढ़ गया। बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा, यानी बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब है इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये मैंने समझा दिया, इस टाइप से नहीं करेंगे हम। देखो निरंतर और डिक्रीजिंग की बात समझो, ये इंक्रीजिंग तो है,
ये निरंतर घटता जा रहा है तो इसको निरंतर इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है, निरंतर ह्रासमान। ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये निरंतर वर्धमान हो गया। एक ये ऐसा भी होता है, ये कर्व है, ये बढ़ा, थोड़ी देर के लिए ऐसा लिया तो फिर बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए फिर बढ़ा तो फिर बढ़ गया, तो ये वर्धमान है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, वर्धमान है, खाली वर्धमान। और ये कैसा है, निरंतर वर्धमान, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ी देर के लिए एक फ्लैट रह रहा है, तो ये निरंतर और खाली वर्धमान। वर्धमान ये भी है मगर ये निरंतर वर्धमान है, ये वर्धमान है खाली। देखो ये निरंतर वर्धमान नहीं हो सकता मगर ये वर्धमान हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी का एक सेकंड रुको, आगे अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, धन्यवाद।